सन 2021 उर्दू के पेपर 1 की सेकेंड लैंग्वेज की आंसर की को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला जो सवाल है वो इस पैसेज पे मबनी है। हमें इस पैसेज की मदद से सवाल नंबर 1 का जवाब देना है। सवाल क्या है, पूछा जा रहा है कि रफ़ी अहमद कदवाई की पैदाइश ताल्लुक़ जो है वो किस रियासत से है। तो पैसेज पढ़ेंगे तो सीधे सीधे आपको पता चलेगा कि वो उत्तर प्रदेश में मसूली मकाम पर पैदा हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि रफ़ी अहमद कदवाई का जो ताल्लुक़ है वो उत्तर प्रदेश से है। अगला सवाल ये है कि राय बरेली के किसानों की मुहिम का क्या नाम था। राय बरेली के जो किसान थे उनकी मुहिम का नाम था कोई टैक्स न दो, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। 1937 में रफ़ी अहमद कदवाई किस ओहदा पर फायज थे, तो वो असेंबली के मेंबर थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1937 में वो असेंबली के मेंबर चुने गए थे। अगला सवाल जो है वो ये है कि तकलीफ़ का जमा क्या होगा। प्लूरल तकलीफ़ का होगा तकालीफ। रफ़ीउद्दीन अहमद के कारनामों में कौन सा कारनामा शामिल नहीं था। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रफ़ीउद्दीन अहमद रात की हवाई सर्विस भी करते थे, खुद अपना टेलीफोन लीजिए स्कीम चलाते थे, 24 घंटे की पोस्टल सर्विस भी वो करते थे। लेकिन मई के महीने में मदरसे को छुट्टी, ये उनके कारनामों में शामिल नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। शरीक से मुराद क्या है, तो शरीक होना यानी कि शामिल होना। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। शरीक के माने होते हैं शामिल होने के। अदम ताउन, तहरीक अदम ताउन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चलाया गया था, उसके बाइस कैद और रिहाई के बाद रफ़ी अहमद कदवाई किसके सेक्रेटरी बने थे। तो पैसेज में आप लोग देख सकते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू के जो वालिद थे मोतीलाल नेहरू, उनके सेक्रेटरी वो रिहाई के बाद बने थे। तो यहाँ पे हमारा जो मोतीलाल नेहरू वो ऑप्शन सही है। मुल्क में इंतहाई ख़राब ग़िज़ाई सूरत हाल का मुकाबला किन्होंने बड़ी खूबी से, बड़े उम्दा तरीके से किया। तो यहाँ पे जो पैसेज है वो रफ़ी अहमद किदवाई के बारे में है, तो इसलिए हमारा रफ़ी अहमद किदवाई सही जवाब होगा। इन्होंने जो मुल्क की ख़राब ग़िज़ाई सूरत हाल थी उसका मुकाबला उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। बाद और बाद का मानवी फ़र्क, ये बाद जो है इसके माने होते हैं हवा के, जैसे कहते हैं ना बाद सबा, यानी सबा की जो हवा है, तो बाद के माने हवा, और बाद के माने होता है कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर में। तो यहाँ पे पहले बाद का मतलब हवा हो गया, दूसरे बाद का मतलब हो गया कुछ देर में, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये एक नज़्म है, इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि इन मिसरों में मक्ता की निशानदेही कीजिए। देखिए मक्ता जो होता है उसमें शायर का तखल्लुस होता है, और शायर के तखल्लुस के ऊपर ये निशान लगा होता है, इसको तखल्लुस का निशान कहते हैं। आप देखिए ऑप्शन में किस में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो हकीकत खुल गई हसरत तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तो यहाँ पे हसरत इस चौथे वाले मिसरे में इस्तेमाल हुआ है, तो यही जो है वो मक्ता है। मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर अपना कलमी नाम यानी कि तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कैद का ज़िद आज़ाद है, तो खुदी का ज़िद क्या होगा, बेखुदी हो जाएगा। आसान सा सवाल है। इस गज़ल के शायर कौन है, तो शायर वही होता है जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो हसरत ने यहाँ पे तखल्लुस अपना इस्तेमाल किया है, तो इस गज़ल के शायर हो गए हसरत मोहानी। अगला सवाल जो है
वो ये रहा आपके सामने कि दश्त का मुतरादिफ लफ्ज़। ये देखिए दश्त, ये दश्त जो है वो इस तरह से है, इसके माने होते हैं जंगल के। और अगर ये 2-3 जो नुक्ते हैं उसको हटा दिया जाए तो हाथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 नुक्ते के साथ है ना, तो दश्त के माने जंगल के हो गए। शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं, तो यहाँ पे सागर के माने क्या हैं, शराब का प्याला को सागर कहते हैं। गज़ल के लुग़वी माने क्या हैं, महबूबा से बातें करना गज़ल कहलाता है। समाती तरतीब की एक अहम तकनीक, जो समाती तरतीब है यानी कि जो सुनना है उसको आपको डेवलप करवाना है, तो आप किस तरह से करवाएंगे, किस्सा गोई से, तहरीरी सलाहियत से, मुहावरे के फ़न से, या फिर ज़रबुल मसल से। तो आपकी लिसनिंग स्किल को डेवलप करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो स्टोरी टेलिंग है, यानी कि किस्सा गोई है। तो समाती तरतीब की, समाती तरबियत की एक अहम तकनीक जो है वो किस्सा गोई है। अगला सवाल आपके सामने है ये कि तहरीरी अमल में रुकावट पैदा करने वाली सलाहियतों में कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पे मुनासिब बैठक का न होना ये तहरीरी अमल में रुकावट नहीं पैदा करता, ठीक है। मंसूबा, मसौदा और कद्र पैमाई ये रुकावट पैदा करने वाली सलाहियत है तहरीरी अमल में, लेकिन मुनासिब बैठक का न होना ये तहरीरी अमल में रुकावट पैदा करने वाली सलाहियत नहीं है। मज़मून से मुराद क्या होता है, तो मज़मून किसे कहते हैं, जो एक फ़िक्स टॉपिक पर एक रिसर्च के बाद लिखा गया जो कुछ होता है उसको मज़मून कहते हैं, यानी कि एक मुकर्ररा मौजू पर लिखा जाने वाला तहकीकी मुकाला जो होता है वो मज़मून कहलाता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि कौन सी बात तहज़ीब और फ़िक्र के दरमियान रब्त पैदा करती है। तहज़ीब और फ़िक्र के दरमियान, कल्चर और थॉट के दरमियान कनेक्शन जो पैदा करती है वो है ज़बान, यानी कि लैंग्वेज। बर मौका उन्वान फराहम करके जो बहस कराई जाती है वो क्या कहलाती है। मैं आपको एक टॉपिक दे दूं कि चलो एक टॉपिक है आपका कर्नाटक टेट, इस पे आप डिस्कशन करो, अचानक से मैं आपको दे दूं तो ये बहस, इसको हम क्या कहेंगे, फिलबधी कहेंगे, यानी कि अचानक इमीडिएटली कोई भी चीज़ कराना। आम तौर पर ज़बान की आमोज़िश का पहला जो मरहला होता है वो क्या होता है, कवायद होता है। लैंग्वेज लर्निंग का फर्स्ट स्टेप कवायद होता है। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज स्किल की तरतीब पूछा जा रहा है, तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया था। LSRW आप याद करें, यानी सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना, आखिर में लिखना। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये सही आपकी तरतीब होती है लैंग्वेज स्किल की। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। बुनियादी तौर पर ख्वानदगी का मतलब क्या होता है, तो ख्वानदगी जो चुपचाप पढ़ते हैं ना, खामोश मुतालिया, वो बुनियादी तौर पर ख्वानदगी कही जाती है। उम्दा ख्वानदगी के औसाफ में क्या क्या शामिल नहीं है, तो पहले शामिल क्या है, दुरुस्तगी बिल्कुल शामिल है, आप तेज़ रफ्तार से पढ़ें, एक मुनासिब रफ्तार हो, ये भी उम्दा ख्वानदगी का औसाफ है। जामइयत हो उसमें, ये भी एक उम्दा ख्वानदगी का औसाफ है। लेकिन बुलंद ख़ानी, बस आप बहुत तेज़ पढ़ें, बहुत भारी आवाज़ में पढ़ें, तेज़ आवाज़ में पढ़ें, तो ये उम्दा ख्वानदगी के औसाफ में शामिल नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि असातिज़ा बच्चों में अच्छे हिदायत को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा तरीका मौजू नहीं है। यानी कि टीचर चाहता है कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दे वो बेहतर अंदाज में पेश करे, तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन सा तरीका जो है वो मुनासिब नहीं है। आम फहम हो बिल्कुल मुनासिब है, छोटा सा हो मुख्तसर हो ये भी मुनासिब है, मंतकी और तरबियती हो ये भी है, लेकिन तवील नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे जब इंस्ट्रक्शन बच्चों को देंगे तो वो मुनासिब नहीं होंगे। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। आमोजिश में दुश्वारियाँ और उन्हें शमूलियत के मुताबिक सिखाने के तरीक़ों में
ये उज़्र शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आमोजिश में जो दुश्वारियाँ हैं और शमूलियत के मुताबिक सिखाने के तरीक़ों में जो उज़्र होता है वो समाई उज़्र होता है, तकल्लुमी उज़्र होता है, बोलने में दिक्कत या परेशानी, देखने में दिक्कत या परेशानी होती है। लेकिन दिमागी उज़्र ये आपका शामिल नहीं है आमोजिश में दुश्वारियों और शमूलियत के मुताबिक सिखाने के तरीक़ों में। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। स्कूली ज़बान से मुराद कौन सी ज़बान है? तो मदरसा का जो ज़रिए तालीम है ना, जिस ज़बान में मदरसा में तालीम की दी जाती है उसको हम लोग स्कूली ज़बान कहते हैं। मज़मून नगारी में ये अज़्ज़ाए तरकीबी शामिल नहीं हैं। तो आगाज़, नफ्स मज़मून और इख्तिताम ये मज़मून नगारी में होता है, लेकिन नज़र सानी यानी कि रिवीज़न ये नहीं होता है। आमोजिश की सहूलत रसानी क्या चीज़ करती है? तो ज़बान जो है वो सीखने में आसानी पैदा करती है। ठीक है। किस्सा, किसी किस्सा या वाक़या को अदाकारी और स्टेज के ज़रिए पेश करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ड्रामा कहते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक टेट सन 2021 जो कि 22 अगस्त सन 2021 को मुनक्किद हुआ था, उसके फर्स्ट पेपर के सेकेंड लैंग्वेज की आंसर की मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।